बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, मतलब टक्कर सिद्धांत। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टक्कर सिद्धांत। रासायनिक गतिकी में टक्कर सिद्धांत यह समझाता है कि अभिक्रिया क्यों और किस दर से होती है। यह सिद्धांत विशेष रूप से गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होती है। सिद्धांत बना कब था? सिद्धांत का विकास टक्कर सिद्धांत का विकास मुख्य रूप से मैक्स ट्रॉस 1916 और विलियम लुईस ने किया था। यह सिद्धांत गैस अणुओं की क्षैतिज गति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित है। मूल कथन पर बात करते हैं। टक्कर सिद्धांत का मूल कथन: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है, लेकिन सभी टक्करें अभिक्रिया नहीं करती। केवल वे टक्करें जो अभिक्रिया करेंगी जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होगी, यानी सक्रियण ऊर्जा रखेंगी, और उचित अभिविन्यास प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना भी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रभावी टक्कर। अभिक्रिया तभी होगी जब उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा होगी और सही दिशा में टक्कर होंगे। ऐसे टक्करों को प्रभावी टक्कर यानी इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ग्राफ को समझ लेते हैं। यहां पर आपका अभिकारक रिएक्टेंट दिख रहा है आपको। अभिकारक मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया गया है। ये सारे टक्कर अणुओं का टक्कर होना कंपलसरी है। अभी सारे टक्करों के फलस्वरूप प्रोडक्ट मतलब उत्पाद नहीं बनेंगे। जिनके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा होगी, ये स्लोप बराबर ऊर्जा होगी, वो इसको पार करेंगे और उत्पाद का सृजन करेंगे। ग्राफ बनाना बिल्कुल मस्ट है, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लास्ट में आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मुख्य बिंदु क्या है? अणु निरंतर गति करते रहते हैं, वे बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टक्कर की आवृत्ति कोलिजन फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर दर बढ़ती है। ताप बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। दर स्थिरांक का गणितीय रूप कैसे करते हैं? यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो z और E माइनस ई ए अपॉन आर टी के समानुपाती होता है, जहां पर z क्या है? टक्कर आवृत्ति है। ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी मतलब पर्याप्त ऊर्जा वाले अणुओं का अंश। सबके पास ऊर्जा नहीं होती, जिनके पास होती है उनकी संख्या है। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है? गैस स्थिरांक। टी क्या है? तापमान। ठीक है। तो आरएनएस ने समीकरण में संबंध दिया था, वो क्या था? के इक्वल टू जेड इंटू पी इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां पी क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टैटिक फैक्टर, और जेड इंटू पी तो क्या बोलते हैं? ए यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है। तो अब हम जेड और पी की जगह क्या रख देंगे? ए रख देंगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। यह समीकरण सेवेंटे आर्यसन ने दिया था, आर्यनियस ने दिया था, जिसे आर्यनियस इक्वेशन भी कहा जाता है। जो क्या बना? के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तापमान का प्रभाव देख लेते हैं। तापमान बढ़ने पर टक्कर की आवृत्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा वितरण में तेजी से बदलता है, प्रभावी टक्करों की संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए दर भी तेज हो जाएगी, यानी उत्पाद तेजी से बनने लगेगा, अभिक्रिया तेजी से होने लगेगी। इसकी सीमाएं क्या है? टक्कर सिद्धांत की सीमाएं: जटिल अभिक्रियाओं के लिए यह सही नहीं है, द्रव अवस्था में पूरी तरह लागू नहीं होता है ये, स्टेरिक फैक्टर का सटीक मान निकालना बहुत कठिन है, ट्रांजिशन स्टेट को स्पष्ट रूप से यह नहीं समझा पाता है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन जब आएगा तो किस रूप में लिखना चाहिए? यही है वो ट्रिक। परिभाषा पहले लिखिए,
प्रभावी टक्कर उसके बाद लिखिए, गणितीय समीकरण लिखिए और तापमान का प्रभाव लिखिए और लास्ट में लिखिए सीमाएं। तो आपके 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पर ये अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, क्योंकि अभी भी हमें आरएनएस का नियम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, डेरिवेशन क्लियर नहीं है और सवाल भी नहीं लगाया है। तो शुरू करते हैं आर्हेनियस रूल, आरएनएस इक्वेशन, गणितीय रूप में पूर्ण विवरण डेरिवेशन सहित। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और तापमान टेम्परेचर के बीच संबंध बताता है। यह आरएनएस ने 1889 में दिया था। ठीक है, समीकरण है क्या? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, k इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सारे फैक्टर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे तापमान किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। ठीक है, परम ताप। नियम का अर्थ जरा समझ लेते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो दर भी बढ़ता है। अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के पास न्यूनतम होना आवश्यक है, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये पिछले ही कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया आपको। जितनी कम सक्रियण ऊर्जा होगी अभिक्रिया उतनी तेज होगी, यानी कम ऊर्जा अगर चाहिए होगी अभिकारकों को, उतनी तेजी से वो स्लोप को पार कर पाएंगे और उत्पाद तेजी से बना पाएंगे। अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए। टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी के अनुसार अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है, लेकिन सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, केवल उन्हीं की होती है जिनमें क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या होगा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण का नियम लगेगा, यानी ऊर्जा ज्यादा या बराबर होती है ईए वाले अणुओं का अंश फैक्टर माइनस इक्वल टू सॉरी ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। स्टेप 3 में क्या करेंगे? दर स्थिरांक का निर्धारण करेंगे, यानी दर के सफल टक्करों के समानुपाती होगा, यानी के प्रोपोर्शनल टू ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। समानुपाती का स्थिरांक हटाने पर एक कांस्टेंट आता है ए हमने लिख दिया, ए इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये हमारे लिए क्या है? यही हमारे लिए आरएनएस का इक्वेशन है। अभी लॉग दोनों साइड ले लेंगे, तो लॉग दोनों साइड ले लेंगे क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, अभी लॉग एम इनटू फॉर्म का ये बन गया, तो लॉग एम इनटू एन का बन गया, तो क्या बन जाएगा? लॉग के इक्वल टू एल एन ए इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। अभी जैसे ही लॉग नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? 2.303 लॉग। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। और इस रूप में लिख पा रहे हैं हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रूप में लिख पा रहे हैं। ग्राफ को जरा समझ लेंगे। ग्राफ क्या होगा? ग्राफ को पहले टर्म समझ लेंगे, क्योंकि ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाते हैं हमेशा। सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, आपको देख पा रहे हैं। स्लोप को हम दिखाते हैं माइनस ई अपॉन 2.30 आर से, और इंटरसेप्ट लॉग ए करते हैं। ठीक है, तो आपको ग्राफ इस टाइप का बना के आना होता है बोर्ड में। इस टाइप हमने लॉग के को दिखाया है, इस साइड हमने सक्रियण ऊर्जा को दिखाया है 1/t के पावर, ये हमारा स्लोप है ई ए अपॉन 2.303 आर, और इंटरसेप्ट क्या किया है? लॉग ए को। तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। तापमान का प्रभाव समझ लेते हैं। तापमान का प्रभाव अन्य नियम क्या है? तापमान 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुनी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी का मान तेजी से बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा का महत्व, उच्च ईए धीमी अभिक्रिया, कम ईए तेज अभिक्रिया। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईए कम हो जाता है तो अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। ठीक है, अब अगर 2 तापमान हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। अगर 2 तापमानों पर इसका निर्धारण किया जाए तो ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई अपॉन आर टी 1/t1 माइनस 1/t2।
ये फॉर्मूला आपको लिख के आना पड़ेगा वहां तक। और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यह बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष अभी जाइएगा नहीं है। निष्कर्ष क्या है? आर्हीनीय समीकरण तापमान और दर स्थिरांक के बीच घातांकी संबंध बताता है। सक्रिय ऊर्जा अभिक्रिया गति नियंत्रित करती है। ग्राफ की सहायता से ई की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लगाएंगे एक सवाल। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अभिक्रिया के लिए जिसमें K1 का मान 1.2 इंटू 10⁻³ एस इनवर्स एट टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। K2 की वैल्यू कितनी है? 2.4 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एट द टेम्परेचर 310 केल्विन। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। सवाल इस टाइप से आते हैं, तो कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? सूत्र होता है ln K2 अपॉन K1 E अपॉन R 1.T1 माइनस 1.T2। तो K2 का मान हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। देखिए K2 का मान और K1 का मान दोनों दे रखा है। दोनों मान हम यहाँ पुटअप करेंगे। ln इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ और 1.2 इंटू 10⁻³। हम केवल अभी इस प्रोसेस में हैं। मान रखा तो कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6932। तो हमने केवल कितना लिखा है? log ln2 या log 2 इक्वल टू 0.693। ठीक है, स्टेप 2 क्या करेंगे? ये r की वैल्यू 8.3 होती है। r की वैल्यू क्या होती है? 8.314 होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास टेम्परेचर दोनों दिए हुए थे, दोनों की वैल्यू हमने T1 और T2 के लगा दी है। T1 यहाँ 300 और 310 मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, केल्विन बढ़ गया है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दी तो आ गया वैल्यू जो आएगी। इस अब हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसको अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 0.000107। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू में अगर पुटअप कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 0.0693 ई अपॉन आर की वैल्यू, और ये वैल्यू जो पुटअप करी है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.0693 इंटू 77696, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी? ई इक्वल टू 53.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है, स्लोप मेथड। अब स्लोप मेथड में क्या होता है? आर्नेस प्लॉट की स्लोप कितनी है? स्लोप कितनी दे रखी है? -2400 के है। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? -EA अपॉन 2.303 R। तो स्लोप दे रखा है -2400 माइनस EA हमें निकालना, सक्रियण ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये 2.303 और R की वैल्यू क्या होती है? 8.314। मान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2400 इंटू 19.147। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 45.9 किलो जूल पर मोल। तो आपने दोनों प्रकार के सवाल आपने देख लिए, आपने दोनों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमेशा ध्यान रखिए हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोस ऑथेंटिक वे में दी जाती हैं। मैं खुद भी केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए इस चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।